Congratulations first of all. ठीक है, we become the first country in the world who have a soft landing on the south pole of the moon. ठीक है, earlier only 3 country has this opportunity. First is Soviet Union, second is US and third is China. सिर्फ 3 कंट्री अभी तक ये कर पाई हैं कि मून तक उन्होंने मिशन भेजा है, लेकिन हम एक कदम आगे हैं उन लोगों से। ठीक है, कि हमने साउथ पोल पे भी लैंडिंग करा दी है। तो ये हमारे लिए कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। तो यही चीज हुई थी जब मंगलयान पे हमने भेजा था मंगलयान। ठीक है, अक्टूबर 2014 के उसमें, आई थिंक 24 अक्टूबर 2014 के आसपास जब हमने मंगलयान पे भेजा था, तब भी यही था कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट वी क्रिएटेड हिस्ट्री एंड दिस इज द डे वी क्रिएटेड हिस्ट्री अगेन कि चंद्रयान 3 जो कि 14 जुलाई 2023 को हमने यहाँ से लॉन्च किया था, तो जिसकी शेड्यूल डेट जो रखी गई थी वो 23 अगस्त 2023 रखी गई थी कि इस तारीख तक वो चंद्रमा तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और होपफुली हम वहां पर पहुंच गए, और वहां पे पहुंचते ही उसने हमें कहा है कि आई रीच्ड माय डेस्टिनेशन एंड यू टू। जो रोवर और लैंडर वो है विक्रम, और रोवर क्या कौन सा था, प्रज्ञान। ठीक है, लैंडर इज सम द पार्ट ऑफ द सैटेलाइट जो कि उस पे लैंड किया है, दैट इज विक्रम, और जो उसको वहां लेकर गया है उसका नाम था प्रज्ञान। तो उन्होंने वहां से मैसेज भेजा कि आई रीच्ड माय डेस्टिनेशन एंड यू टू, कांग्रेचुलेशंस इंडिया। ठीक है, तो दिस इज द सम ऑफ द थिंग यू कैन, क्योंकि देखो अब इसमें सब कंफ्यूज होंगे कि दक्षिण ध्रुव पे 3 कंट्री जा चुकी है, बट वो 3 कंट्री दक्षिण ध्रुव पर नहीं गई है। They have soft landing on the dark side of the moon, but not on the south pole. तो हमारा जो है ये भारत एक पहला एकमात्र ऐसा देश बन गया है जो कि मून के साउथ पोल पे अपना चंद्रमा उस पे अपना सैटेलाइट इन्होंने भेजा है। ठीक है, और क्यों हमें जरूरी है, किस लिए जरूरी है? देखो अब हमारा सब कुछ तुमको पता है बेटा, टेक्निकल हो चुका है सब कुछ, एवरीथिंग इज एआई। ठीक है, तो हमें जो पॉसिबिलिटीज है अर्थ के बारे में, जैसे कि मैंने तुम्हें जब कभी वोल्केनो पढ़ाया था, तुम्हें याद हो हमने कहा था कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन है हमारे पास अंदर की। अगर हमें चंद्रमा की सतह का पता चल जाता है, वहां की कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, तो पॉसिबली हमें अर्थ के बारे में और चीजें पता चलेगी जो हमें नहीं पता। ये तो हमारी ऑब्जर्वेशन है कि अर्थ की डेप्थ इतनी होगी, वहां पे वोल्केनो है, मेंटल है, मैग्मा है, बट पूरी इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता कि अर्थ कैसे क्रिएट हुई। तो थ्योरीज है ना, तो हमें एक वैलिडेशन वहां से मिल जाएगा, वो वहां की वाटर अवेलेबल है या नहीं, वहां पर कौन से मिनरल अवेलेबल है, वहां पर कैसा एटमॉस्फेयर है, ग्रेविटी कैसी है, वो सारी चीजें वो हमें ऑब्जर्व करके यहाँ भेजेगा। और इट्स कि हमारे लिए ये उसकी बात, प्राउड की बात इसलिए भी है क्योंकि बेटा तुम्हें पता होगा रशिया का लूना 25 भेजा था उन्होंने, रशिया ने, और वो वहां पे क्रैश कर दिया है। ठीक है, बट इसमें थैंक्स टू नासा और थैंक्स टू यूरोपियन यूनियन, क्योंकि नासा और यूरोपियन यूनियन ने बेटा कंटिन्यूसली हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया है। कोऑर्डिनेट इन द सेंस कि हमारा जो रोवर है जहाँ जा रहा है, क्या कहाँ पर पहुंच गया, तो उन्होंने भी हमें हेल्प की है। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो टाइज है यूएस के साथ वो इसलिए स्ट्रॉन्ग होने चाहिए क्योंकि हमें वहां से भी एड मिल रही है। बट इन द केस ऑफ रशिया, रशिया को वहां से एड नहीं मिली क्योंकि रशिया पर सैंक्शन लगे हुए हैं, पता है, क्योंकि यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है और वेस्टर्न कंट्रीज ने उस पर सैंक्शन लगाए हुए हैं, वो किसी तरह की हेल्प रशिया को नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से हम इतने हमारे टाइज दूसरी कंट्रीज के साथ इतने अच्छे हैं कि वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। मतलब हम जो ट्रैकिंग कर रहे थे अपने उसकी चंद्रयान की, वो उनके एंटीना से भी हो रही थी। हमारी टेक्नोलॉजी तो है थैंक्स टू इसरो। ठीक है, लेकिन उनकी भी हमारे यहाँ पे एड रही है, विदाउट देम वी कांट डू दिस। क्योंकि एक चीज और भी है, जियोपॉलिटिक्स में एक चीज आती है, जियोपॉलिटिक्स जब भी तुम वर्ड सुनो ना, कभी सुना है जियोपॉलिटिक्स? ज्योग्राफी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स, इट्स नोन एज जियोपॉलिटिक्स। कि ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए हमारे टाइज यूएस के साथ अच्छे हैं, तो नासा ने, यूरोपियन यूनियन ने, दोनों ने हमारी मदद की हमारे रोवर को ट्रैक करने में, और जब हम सक्सेसफुल हो पाए। ठीक है, तो अब इसकी डेट भी याद रखना, चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 तक पहुंचा, निकला कब था? 14 जुलाई 2023।
ठीक है। और बस एक ही चीज इसमें मिस करेंगे, प्रधानमंत्री जी यहाँ नहीं है, तुम्हें पता ही है वो साउथ अफ्रीका में है, ब्रिक्स समिट हो रहा है, ब्रिक्स के लिए वो वहां गए हैं, बट वो होते तो और चार चांद लग जाते। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया। हाँ, ये एक बेटा ऐसे ग्रुपिंग है, जैसे आप लोग आपस में कोई ग्रुप बना लेते हो ना, जैसे एक कमेटी टाइप देख लो, कमेटी के सेंस में इस चीज का ग्रुप है कि बेटा जो ये कंट्रीज है ना, अच्छा मैं बता रही हूँ सर, समझ आ जाएगा। ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये डेवलप कंट्री नहीं है, ये ओनली रशिया इज डेवलप्ड यू कैन से, बट ये डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग इकोनॉमी है। डेवलपिंग मतलब ये डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है। डेवलप कौन है? जो यूएस है, ठीक है, कनाडा है, या यूरोपियन यूनियन की जितनी कंट्रीज है, फ्रांस, जर्मन, इंग्लैंड, तो डेवलपिंग कंट्री की एक यूनियन है जिसमें कि यही कंट्री क्या करेंगी, जैसे कि अगर किसी को फाइनेंशियल नीड पड़ी, किसी कंट्री को कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो जैसे कि ब्राजील हम में इन्वेस्ट करेगा, हम ब्राजील के किसी उसमें इन्वेस्ट कर ले, जिससे हम वहाँ, जैसे कि ब्राजील का अगर हम बात करें, वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। हाँ, ये मिलके डिफेंस ये देखेंगी आपस का, ठीक है, सिक्योरिटी ये देखेंगी, और बेटा फाइनेंशियल नीड ये देखती हैं, जैसे कि एनडीबी मैंने बताया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, ये बना था 2014 में। तो एनडीबी जो है इसमें ये सारे इनका सबका शेयर रहेगा, ये लोग उसमें पैसा देंगे, और जिस भी कंट्री को क्राइसिस होता है, इनके बाहर कोई नहीं आ सकता इसमें, जिस भी कंट्री को क्राइसिस होगा, फॉर इंस्टेंस हम अपना ही एग्जांपल लेते हैं, हमें नीड पड़ रही है पैसों की, तो हम ले सकते हैं एनडीबी से, ठीक है। बट एनडीबी में फिर ना तो यूएस का कब्जा है ना किसी और का, बस हमारी ये जो तीन चार कितनी हो गई, पांच हो गई ना, ठीक है, पांच कंट्रीज है, यही आपस में देख लेंगे उस चीज को। और ये क्यों बना था पता है तुमको? G20 की वजह से। G20 में क्या था, पहले यूएस डोमिनेंट है बेटा, जितनी भी ग्रुपिंग है सब में यूएस डोमिनेंट है, तो यूएस की जो डोमिनेंसी है उसको काउंटर करने के लिए डेवलपमेंट कंट्री का ग्रुप बना था, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, डिफेंस मान लो, सिक्योरिटी, और जो एजुकेशनल एड होती है, बाकी सारी जो फाइनेंशियल एड होगी वो एक दूसरे को प्रोवाइड कराएंगे, ब्रिक्स ये है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी गए हुए हैं अभी, और वहाँ पे चल रहा है, जब समिट पूरा हो जाएगा उसमें कुछ बातें निकल के सामने आएंगी, वो भी हमें पढ़नी है कि वहाँ पे क्या क्या वो साइन करके क्या आए हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। बाकी आज हम केदारनाथ मंदिर तो सबको पता है, केदारनाथ मंदिर कौन सी नदी पर स्थित है? ये मंदाकिनी नदी पर स्थित है, ठीक है, मंदाकिनी नदी पर स्थित है। और केदारनाथ की अब आज हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हिमाचल में, उत्तराखंड में तुमको पता है बेटा कि इंटेंस रेनफॉल हो रही है, क्लाउड बर्स्ट, ठीक है। क्लाउड बर्स्ट, कौन सा क्लाउड, क्लाउड बर्स्ट होता क्या है? वैसे कहते तो है बादल फटना, क्या सचमुच बादल फटता है? यस, मतलब जो क्लाउड्स है वो मतलब क्या कहते हैं, इसमें एक तरह का बैंड होता है, और उस बैंड की वजह से क्या होता है, इंटेंस रेनफॉल होती है। मींस एक ही टाइम में, देखो मैं रेनफॉल का तुम्हें पैटर्न अगर मैं इसमें बताऊं, क्लाउड बस्ट में 10 सेंटीमीटर, जो बेटा राजस्थान राजस्थान जो मॉनसून में रिसीव करता है ना 10 सेंटीमीटर रेनफॉल, वो 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हर घंटे में होती है, और उस 10 सेंटीमीटर को हर घंटे से 24 घंटे से तुम डिवाइड कर दो, कितने सेंटीमीटर हो गई बारिश, ठीक है। तो इंटेंस रेनफॉल होती है 10 सेंटीमीटर, एक ही घंटे में ये बारिश होती है, और इसकी वजह से क्या होता है, भारी मात्रा में लैंडस्लाइड वगैरह वहां पर आ रही है। और तुम्हें पता है, मैं बता दूं, हिमाचल प्रदेश में अभी तक क्लाउड बस्ट की वजह से 50 लोगों की जान जा चुकी है, और बहुत सारे सेटलमेंट वहाँ ढह गए। कालका शिमला रेलवे मैंने बताया ही है, वो ट्रैक खराब हो गया है वहाँ पे। और एक जोशीमठ नाम की जगह सुनी है? जोशीमठ, जोशीमठ सिंक हो रहा है नीचे, पानी की वजह से, उसकी बारिश की वजह से वो सिंक हो रहा है, उसकी जमीन हट गई, ठीक है। तो ये केदारनाथ मंदिर जो है ये मंदाकिनी नदी पर स्थित है, ये चार धाम यात्रा में आता है। कौन कौन सी? केदारनाथ, बद्रीनाथ, नहीं अमरनाथ इसमें नहीं आता शायद, वो आता है गंगोत्री यमुनोत्री, है ना। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री,
ये 4 धाम यात्रा है। कहते हैं कि जिसने ये यात्रा कर ली वो स्वर्ग जाएगा सीधे। उसने अपनी, कहते हैं ना कि जैसे मुस्लिम्स में हज होता है, सेम ऐसे ही हमारे यहाँ पे 4 धाम यात्रा होती है। वो कहते हैं ना कि मुस्लिम्स में कि अगर हज कर लिया तो मतलब तुम्हारा जीवन सफल हो गया। ऐसे ही अगर तुमने 4 धाम यात्रा कर ली तो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। ठीक है, ऐसा माना जाता है। और ये मंदाकिनी नदी पर स्थित है केदारनाथ टेम्पल। क्या क्या चीज? और बेटा ये सी लेवल से 3,000 समथिंग, 3,584 मीटर ऊंचा है। ये इतने एल्टीट्यूड पे है, इतनी ऊंचाई पर है ये मंदिर। और केदारनाथ ट्रेजेडी भी क्लाउड बस से हुई थी, पता है? और देखो हर 10 साल बाद कुछ ना कुछ होता है, हर 100 साल बाद और हर 10 साल बाद। 10 साल पहले केदारनाथ में ट्रेजेडी आई थी भारी वर्षा की वजह से, ठीक है, और तब भी क्लाउड बस्ट ही हुआ था। और अभी भी वहां पर क्लाउड बस्ट हुआ है। ठीक है, ये याद रखना कौन सी नदी पर है, कहाँ है, और है कहाँ केदारनाथ? हिमाचल में, उत्तराखंड में? केदारनाथ हिमाचल में, उत्तराखंड में? उत्तराखंड में है ना, याद रखना कि उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड। ये मैं हिंदी में तुमको बिल्कुल कन्वर्ट नहीं कर सकती, बिकॉज फिर इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय दिवस रिमेम्बरेंस, इसका मैं क्या बनाऊंगी मुझे नहीं पता, बट स्लेव को कहते हैं दास, ट्रेड मतलब व्यापार, तो इसका सेंस ही बदल जाएगा। तो इसे एज इट इज याद रखना, इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड। समझ गए? इंटरनेशनल एक डे सेलिब्रेट होता है स्लेव ट्रेड के अगेंस्ट में और इसके अबोलिशन में। तो ये बेटा 23 अगस्त को हर साल ये डे मनाया जाता है। स्लेव क्या होता था? दास, किसी को अपने गुलाम जिसे कहते थे है उसे। ठीक है, और दिस इज नॉट फॉर कि सिर्फ एक होता था। अगर मैं तुम्हें हिस्ट्री के हिसाब से बताऊं, मौर्यन पीरियड में जब स्लेव रखे जाते थे तो मौर्यन पीरियड में चंद्रगुप्त मौर्य ने बंद करवा दिया था। ठीक है, और उसके बाद मौर्यन पीरियड फ्री फ्रॉम स्लेव, खुद कोई स्लेव नहीं रखता था। हाँ, मैं बता रही हूँ कौन लेके आया था, मुस्लिम्स लेके आए थे। मोहम्मद गोरी अपने साथ वो लेके आया था, किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसने जो डायनेस्टी चलाई थी गुलाम वंश। और वहां पे ओटोमन एम्पायर में भी, जो तुर्की का एम्पायर था, वहां पर भी बेटा स्लेव ट्रेड होता था। लेकिन सबसे ज्यादा जो कंडीशन थी, एक तो अरेबियन कंट्रीज हो गई, और एक बेटा सबसे ज्यादा जो बेकार कंडीशन थी वो थी कॉलोनियल इंडिया में। कॉलोनियल इंडिया में ब्रिटिशर्स स्लेव ट्रेड करते थे, कहाँ? यहाँ से भेजते थे अफ्रीका, अपनी कॉलोनीज में भेजते थे इनको। उनको ट्रीट ऐसे करते थे कि हम काम के लिए भेज रहे हैं, बट होते वो स्लेव थे। ठीक है, तो स्लेव ट्रेड ऐसे चला। फिर अफ्रीका से उन्होंने कहाँ भेजी? अमेरिका में। ठीक है, अगर तुम्हें मैं फिगर्स बताऊं स्लेव की, हमारे यहाँ पे 1843 में, इंडिया में 1843 में स्लेवरी अबॉलिश हो गई थी, कोई स्लेव नहीं रख सकता था। ठीक है, 1843 में हमारे यहाँ इंडिया में ये अबॉलिश हो गई थी। ठीक है, अब इसमें कुछ फैक्ट्स हैं स्लेव ट्रेड के बारे में। जैसे कि अगर हम बात करें बेटा, तो मैगस्थनीज 4th सेंचुरी में मैगस्थनीज ने एक बुक लिखी थी, दैट इज इंडिका। इंडिका में उसने बताया है कि इन इंडिया मौर्यन एम्पायर में कोई भी स्लेव नहीं रखता था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने खुद स्लेवरी हटा दी थी कि कोई स्लेव नहीं रखेगा। नहीं तो जो नंद थे, नंद डायनेस्टी, उसमें स्लेव ट्रेड होता था। ठीक है, या स्लेव रखे जाते थे। और उसके बाद बेटा 3rd सेंचुरी में अशोका के एडिक्ट में भी रखा है कि, ठीक है, अशोका के एम्पायर में भी नहीं था। लेकिन 11th सेंचुरी आते आते जब मुस्लिम्स जो इन्वेडर थे, दैट इज द तुर्की, अरेबियंस, ये लोग जब हमारे यहाँ इन्वेड करने आए तो ये अपने साथ स्लेव लाए थे, और ये स्लेव रखते थे। ठीक है, जैसे उसमें फेमस एग्जांपल है कुतुबुद्दीन ऐबक,
स्लेव था, बाद में उसने फ्री कर दिया था मोहम्मद गौरी ने, और फिर वो उसे वहां पे गवर्नर अपॉइंट करके चला गया था यहाँ का, इंडिया का, जिसने फिर गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये याद रखना 23 अगस्त को। और अगर अमेरिका की हम बात करें बेटा, तो अब्राहम लिंकन वहां के प्रेसिडेंट जो रहे हैं उनका नाम आता है। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने स्लेवरी अमेरिका में अबॉलिश कर दी थी। तो अब अदर कंट्रीज में है या नहीं ये नहीं पता, बट इंडिया में तो नहीं है। ठीक है, और आई थिंक जितनी भी डेवलप कंट्री है वहां भी अब स्लेव नहीं है कहीं भी। तो ये याद रखना 23 अगस्त को मनाते हैं बस। क्वेश्चन नंबर 4, गांधीनगर उद्घोषणा या डिक्लेरेशन, जिससे तुम पूछ रहे थे क्या है डिक्लेरेशन, ये किससे संबंधित है? तो गांधीनगर में मैंने बताया था कल भी कि ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर डिजिटल हेल्थ एक समिट चल रहा था, और वहां पे मेडिसिन को लेकर, हेल्थ केयर को लेकर G20 का पूरा एक वो चला है, मीटिंग चली है, क्योंकि अब G20 की अब शेड्यूल मीटिंग है दिल्ली में, सितंबर से स्टार्ट हो रहा है हमारे यहाँ पे। ठीक है, जिसमें कि स्कूल भी बंद हो गए हैं वहां पर कुछ। तो बेसिकली क्या है, वहां पर WHO के चीफ आए हुए थे, उनका नाम है टेड्रोस एडेनम जेब्रियस। ठीक है, तो जो टेड्रोस एडेनम है उन्होंने ये जॉइंट हमारे यहाँ के मिनिस्टर के साथ मिलकर एक डिक्लेरेशन पास किया है, दैट इज टीबी ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन डिक्लेरेशन बाय 2030। हमने टारगेट रखा था 2025 तक इंडिया में टीबी मुक्त भारत हो जाएगा, लेकिन ये टारगेट अचीव नहीं हो पाया ड्यू टू कोविड 19 की वजह से। ठीक है, तो अब हम 2030 तक इसको टारगेट लेकर चल रहे हैं कि वी विल अबॉलिश टीबी बाय 2030। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा विमेंस वर्ल्ड कप किसने जीता? तो अभी बेटा जैसे मेल वर्ल्ड कप होता है, मेल वर्ल्ड कप जो रिसेंट में हुआ था किसने जीता था? किसने जीता था? मेसी की टीम कौन सी है, कौन सी कंट्री से है मेसी? कौन सी टीम से खेलते हैं? अर्जेंटीना? नहीं, रोनाल्डो कौन से खेलते हैं? सीरियसली अर्जेंटीना जीती थी? अच्छा चलो देख के बता रही। कब हुआ था ये फीफा वर्ल्ड कप? 2022 ना? मेसी अर्जेंटीना की तरफ से जो खेलते हैं, और फ्रांस को हरा दिया था, और उनकी रोनाल्डो की टीम तो पहली बार होगी थी बेटा। ठीक है तो वो पुर्तगाल के, पर कौन सी टीम में खेलता है रोनाल्डो? मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टेट, आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ ऐसा नाम है, अलग सा है ये। ठीक है चलो, उसमें इतना डेप्थ में जाना नहीं है, बट हाँ 2022 में अर्जेंटीना जीती थी, जिसमें मेसी शायद कैप्टन है, आई थिंक वो कैप्टन ही है। मैं फुटबॉल ज्यादा नहीं देखती। ठीक है, तो अभी विमेन्स वर्ल्ड कप जो है फुटबॉल का, वो स्पेन ने जीता है, दैट इज इंग्लैंड को हराकर, अभी रिसेंट में हुआ है। ठीक है, और बहुत बहुत नॉर्मल नैरो सी हार थी, नैरो सी मतलब इंग्लैंड को बहुत कम स्कोर से ही हरा दिया। ठीक है, स्पेन ने जीता है इंग्लैंड को हराकर। और वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है? ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। और बेटा हमारे यहाँ पे सिटीजन, जो सीनियर सिटीजन है, उनकी पॉपुलेशन अगर इंडिया की हम बात करें कि कितनी है, तो यू शुड रिमेम्बर द डिजिट। इंडिया में बेटा 93 मिलियन, इट्स नॉट 93, 194 मिलियन सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन हो जाएगी इंडिया में। इन 2031, ठीक है, इन 2031 हमारी 194 मिलियन पॉपुलेशन सीनियर सिटीजन की हो जाएगी। और अगर हम स्टेट वाइज बात करें
तो बेटा केरला में सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन है 16 पॉइंट समथिंग और 16.5%। तमिलनाडु में उससे नीचे है 13.6%। हिमाचल प्रदेश में 13.1%। अब इसमें एक फिगर हमारे यूपी की आती है, तो यूपी में चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ पे सबसे कम एल्डरली पॉपुलेशन है, ठीक है, सबसे कम सीनियर सिटीजन है हमारे यहाँ, ठीक है। इट मीन्स क्या है, इसका ऑपोजिट सोचो, वी हैव यंग पॉपुलेशन मोर, ठीक है। इट डजंट मीन कि वी आर किलिंग समबडी, वी हैव यंग पॉपुलेशन मोर। तो अगर यूपी की हम बात करें तो एल्डरली पॉपुलेशन यूपी का ही दिखते हैं बस, दैट इज 8.1, ठीक है। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये पूरी डेट पूछ लेंगे, ईयर भी ना पूछे पूरी डेट भी पूछ लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ था, डेट अलग अलग दे देंगे, ठीक है। तो कब हुआ था ये? 21 अगस्त को 1972 में, ठीक है। अब बेटा इसमें कुछ आर्टिकल है जो बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जैसे कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51A में टू प्रोटेक्ट नेचर और इट्स वाइल्ड लाइफ, और सेम यही प्रोविजन आर्टिकल 48A में है डीपीएसपी में, ठीक है। यही प्रोविजन है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जब ये एक्ट बना था तो इसमें पता शेड्यूल बने थे, शेड्यूल 1 एनिमल, शेड्यूल 2 एनिमल, शेड्यूल 3 एनिमल और शेड्यूल 4 एनिमल। अगर हम इसकी बात करें फर्स्ट वाले की, तो इसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिली हुई है, जो भी इस वाली लिस्ट में है, जैसे कि हमारा टाइगर है, हमारा एलिफेंट है, या हंगुल है, एक डियर होती है हंगुल, या ग्रेट इंडियन मस्टर्ड है, या फिर पिकॉक है, मोर, या बाघ, ये सब। तो वो जो भी शेड्यूल 1 में आएंगे, ना तो उनकी पोचिंग हो सकती है, ना उनका ट्रेड हो सकता है, उनके लिए अलग से प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में, आपको पता हो, ठीक है। शेड्यूल 2 के साथ भी यही प्रोविजन है। 3rd और 4th में ऐसे एनिमल आते हैं जिनको प्रोटेक्शन तो मिली हुई है बट उसमें ज्यादा पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर टाइगर को अगर कोई कर देता तो उस पर पिनल कोड लगेगा, मतलब उस पर पिनल प्रोविजंस आएंगे, यानी कि उसको सजा मिलेगी, फाइन भी देना पड़ेगा, जेल भी होगी, ठीक है। तो ये शेड्यूल 1st, 2nd और 3rd में एनिमल डिवाइड किए गए थे, और 21 अगस्त 1972 को ये पारित हुआ था। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर था? ये 107 आउट ऑफ 121 कंट्री, 121 देशों में से ये 107 स्थान पर था। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, इसमें हमारी जो पोजीशन है वो स्लिप हो गई है, ठीक है। पहले ठीक था, इम्प्रूव हो रहा था, लेकिन अब स्लिप हो गई है ड्यू टू सम रीजन और ड्यू टू कोविड-19, बट वी आर डूइंग, जैसे कि हमारे यहाँ पे पोषण अभियान चलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री ये गरीब कल्याण योजना, फूड सेफ्टी को लेकर मिड डे मील प्रोग्राम है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखना रैंकिंग कितनी थी। नेक्स्ट है हाल ही में केरल में किस स्थान पर मेगालिथ साइट मिली है? तो देखो केरल में एक जगह है, गांव का नाम है नागापरम्बा कुट्टीपुरम, ठीक है। तो इस वाले गांव में अभी रिसेंट में, ये वाला जो गांव है रिसेंट में यहाँ पे खुदाई हुई थी, और वहां पर एक्सकवेशन में कुछ ऐसी साइट मिली है, एक स्टोन होता है, एक टाइप का स्टोन होता है जिसे कहते हैं हैट स्टोन, ठीक है। यहाँ पे हैट स्टोन के स्लेब मिले हैं, और हैट स्टोन जो है ये कैसा होता है? बरियल साइट, जब किसी को बरी करते हैं, किसी को दबाते हैं, ठीक है, तो वो साइट यहाँ पर मिली है, हैट स्टोन, जो कि बरियल साइट को कवर करते हैं, ठीक है। तो ये मेगालिथ साइट अभी अभी खोजी गई है, और इन हैट स्टोन को कहते हैं थोप्पी कल्लू, केरल में मिली है, नागापरम्बा कुट्टीपुरम गांव में मिली है, मेगालिथ साइट है, और उस साइट पे कुछ ऐसे स्टोन मिले हैं। उनको गांव वाले जब पूछा कि भाई तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ऐसा कुछ है यहाँ पे,
तो वो जो स्टोन थे वो यूज कर रहे थे, तोड़ रहे थे, उनसे कुछ बना लिया। लेकिन जब बाद में पता चला तो वो जो पत्थर है वो बरियल साइट को ढके हुए हैं और वहां पे उसके नीचे रेलिक्स मिली है। रेलिक्स किसे कहते हैं? मैंने बताया था कि अस्थियां जो होती हैं वो वहां पर पाई गई है नीचे, दबी। अब नेक्स्ट है लिकारू मिगला कुके रोड कहाँ पर बनाई जाएगी? ये बेटा वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाई जाएगी इन लद्दाख। तुमको पता है वहां की टेरेन कैसी है? लद्दाख में बनेगी विश्व की सबसे ऊंची सड़क। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। यू माइट अंडरस्टैंड। ठीक है, ठीक है।